एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी सब्जेक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी एंड आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब डीपीएसपी में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो राज्य को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए फॉलो करनी है। अगर राज्य को कुछ भी पॉलिसी बनानी है, उसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर ये सारे रूल रेगुलेशन कोई एक राज्य फॉलो करता है, तो राज्य जो है वो एक बेहतर राज्य बन पाएगा और अपने जो राज्य के लोग हैं उनको एक बेहतर जीवन और बेहतर लाइफ दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारे निर्देश जो हैं, जो डीपीएसपी में दिए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं? राज्य के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये कौन से पार्ट में है? तो ये पार्ट 4 में दिए गए हैं। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है इसका? तो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। बात करें अगर हम ये कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है वो कैसे है? नॉन फोर्सेबल है। कैसे है? नॉन फोर्सेबल। नॉन फोर्सेबल का मतलब होता है, इसका मतलब है कि आप जो है वो इसको ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट पढ़े थे, तो उसके केस में क्या होता था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई अबॉलिश करता है, कोई उसको प्रॉब्लम पहुंचाता है, तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाके हम उसकी शिकायत कर सकते थे। बट जो डीपीएसपी है, अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमारे डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है ये कैसे है? नॉन फोर्सेबल है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है, जो कि अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा आता है, पहले का मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल 36 आता है। 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। राज्य जो है वो किस प्रकार का होगा, कैसा राज्य होगा, तो ये सारी बातें जो है 36 में दी गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 37। ये क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। मतलब है कि पार्ट 4 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं किसी विधि को बनाने के लिए, तो वो राज्य को क्या करना है? राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो पार्ट 4 की चीज़ों को फॉलो करे। क्या हो जाएगा? पार्ट 4 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, राज्य अगर कुछ भी नीतियाँ बनाता है, तो उस केस में वो क्या करे? पार्ट 4 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो करे। तो ये बात किस में कही गई है? फॉलो करना चाहिए राज्य को, तो 37 में कही गई है। अगला आता है हमारे पास आर्टिकल 38। देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है? इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ? लोक कल्याण। ठीक है, तो लोक कल्याण, ऐसा राज्य हो, राज्य जो है वो क्या हो? इस तरीके से अपना काम करे कि वहाँ पे लोगों का कल्याण हो। क्या हो? लोगों का कल्याण हो। लोगों का कल्याण से मतलब है कि जो लोग हैं उस राज्य के, उनको क्या मिल सके? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। क्या मिल सके? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सके, लोगों का कल्याण हो, इस तरीके की किसी राज्य को व्यवस्था बनानी चाहिए। तो ये कौन कहता है? ये आर्टिकल कहता है 38। अब हम चलते हैं 39 पे। 39 बात करता है, 39 कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39 में कुछ ऐसी पॉलिसी दी गई हैं जो किसी राज्य को बेहतर बनने के लिए क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पॉलिसी दी गई हैं? जैसे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, सभी लोग जो हैं जितने भी राज्य में रहते हैं उनको जीविका के साधन मिलने चाहिए। जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जो है वो भर्तियां निकाली जाती हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं लोग, पास होते हैं। ठीक है,
इस तरीके की। और एक वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए मनरेगा जैसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप वहाँ पे काम कीजिएगा और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि राज्य को ऐसी पॉलिसी बनानी है, ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे कि लोगों को क्या हो, कल्याण हो। दूसरी बात आती है कि जो भी राज्य के भौतिक संसाधन है, जो भी राज्य के भौतिक संसाधन है, उनका क्या हो, समान वितरण हो। क्या हो जाएगा, समान वितरण हो। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन मिले। अगर कोई महिला पुलिस है और एक पुरुष पुलिस है, अगर वो एक जैसा काम करते हैं तो उनको एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी पॉलिसी को जो है एक राज्य क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 39 में इसकी बात की गई है। अगला आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। क्या पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, सेंटर आता है, उसके बाद स्ट्रीट आता है, उसके बाद फिर जो बिल्कुल लो लेवल पे आती है वो ग्राम पंचायतें आती हैं, ठीक है। तो जो राज्य बनेगा या फिर जो देश बनेगा वो के लोगों से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो गांव में क्रिएट होती हैं, शहरों में क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जिससे कि जो लो लेवल पे लोगों की जो आवाज़ को सुना जाए, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए और उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इस पे आप लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। क्या हो जाएगा इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है काम पाने के लिए या फिर शिक्षा और बुढ़ापा हो, बीमारी हो, इस तरीके की अगर कोई हालत में है, ठीक है, अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना है, काम देना जो है वो राज्य का कर्तव्य बनता है, शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बनता है। और जो बुढ़ापे के लोग हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं या फिर कोई बीमार इंसान है, तो उस दशा में क्या करना है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि उनका क्या करे, कल्याण करे, उनको फायदा हो लोगों को, ठीक है। तो ये बात की गई है किसमें, आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42। ये क्या कहता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी लीव जो है वो मिलनी चाहिए किसको, महिलाओं को मिलनी चाहिए, ठीक है। 43 कहता है लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। क्या आज जो है, जो श्रमिक हैं उनके लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाए जो वो क्या कर सके, वो काम करके अपना निर्वाह कर सके, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सुविधा बनानी चाहिए राज्य को। तो ये किस में बात की गई है, 43 में। अगला आता है 43 की बात हमने कर ली। अब 43A ये कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उसमें जो है वो वर्करों का, जो श्रमिकों का क्या होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। श्रमिकों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, 43A में कहता है। अगला आता है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत जो है, भारत में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हर धर्म के जो लोग हैं उनके लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से या फिर उनकी जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना ये है कि सारे धर्म के जो लोग हैं, चाहे कोई भी हो, पर उनके लिए जो कानून बनाया जाए वो एक जैसा कानून बनाया जाए। कैसा, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, वहाँ पर चाहे कोई धर्म हो, चाहे किसी की जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, सभी के लिए इक्वल कानून बनाया जाता है। तो ये बात करता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी टिक लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45 कहता है एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इसका मतलब है कि 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि प्रारंभिक बाल्यकाल और उनकी देखभाल और उनको शिक्षा देना, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो 6 साल से छोटे हैं, उनके लिए जो उनके न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। जैसा कि आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी सुना होगा, आंगनवाड़ी में क्या होता है, 6 साल से छोटे बच्चे जो है वो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि राज्य जो है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग जो है उन जैसे कि एससी एसटी है, तो उनके हितों को ध्यान में रखे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका कोई शोषण ना कर पाए, उनको सामाजिक अन्याय मतलब कि उनको क्या मिलना चाहिए? सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है किसको? राज्य को। तो ये बात की गई है आर्टिकल 46 में। अब हमारा आता है 47। तो 47 क्या कहता है? Duty of state to raise the level of nutrition, standard of living and to improve the public health। तो ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाए। क्या बढ़ाए? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को लेवल को बढ़ाए, रहने के लेवल को बढ़ाए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखे, उनकी हेल्थ के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाए, जैसे हॉस्पिटल बनाना है, या फिर जो लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनको घर देना जो है वो राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। एंड न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, या फिर कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसलिए बिना न्यूट्रिशन का खाना खाएंगे तो क्या होंगी? बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि उस न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें और पब्लिक हेल्थ को भी क्या करें? इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, या फिर हम ऐसे कहें कि राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कैसा करे? संगठित करे। क्या करे? संगठित करे। जो गाय है, बछड़े हैं, जो जानवर हैं और जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनका क्या करें? संरक्षण करें। क्या करें? उसका संरक्षण करें। तो ये बात कौन करता है? आर्टिकल 48 करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 48 का ए क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गाइडिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वेलफेयर। तो क्या करना है? राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करे, और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती है राज्य में उनको क्या करे? प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 49 आता है। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसका मतलब है कि मॉन्यूमेंट, जो भी मॉन्यूमेंट हैं उनको क्या करना है? इसको प्रोटेक्ट करना है। जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पे लोग ट्रैवल करने भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे फॉरेनर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करें? प्रोटेक्ट करना जो है वो एक राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपको मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 49 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है 50। कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जुडिशरी वो होती है जो कि क्या करती है? न्याय देती है, और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? कि किसी भी कानून को लागू करती है। तो न्याय देने वाली और लागू करने वाली संस्था जो है वो क्या रहनी चाहिए? अलग अलग रहनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो अलग अलग रहना है, मतलब उनको अलग अलग अपना काम करना है, तो इनको अलग अलग रहना है, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? देखिए 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा